तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राजस्थान मिशन ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर, और बहुत ही शानदार और एक मोटिवेशनल वीडियो आप सब लोगों के बीच में होने वाली है। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं, तो तमाम वो जानकारियां मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है 20 मई को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है और 2 पारियों में होने जा रहा है। तो हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी जो है भाषा प्रथम जो है उसका क्या वेटेज रहता है और उसका सिलेबस क्या है और प्रत्येक टॉपिक से आपका कितने प्रश्नों का मार्जिन यहाँ पे रहता है। और उन तमाम प्रश्नों को अब आगे धीरे धीरे आज से हम ये जो सीरीज़ है, एक बहुत ही शानदार जो सीरीज़ है, मिशन सीरीज़ है, वो आपके बीच में शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत ही सहयोग चाहिएगा, भरपूर सहयोग चाहिएगा। और आपके अपने तमाम जो साथी हैं जो कर रहे हैं बीएसटीसी की तैयारी, तो उन तक आप रिकमेंड यहाँ पे कर सकते हैं। आइएगा, बिना देरी के हम आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। तो जैसा कि आप सबके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीएसटीसी 2026, यानी कि बीएसटीसी जो है इसको हम एक्चुअल में प्री डीएल्ड के नाम से हम जानते हैं। लगभग 26,000 सीट जो आपकी हर वर्ष जो है वो आपकी डीएल्ड के लिए रहती है और एक अच्छा खासा कंपटीशन आपके बीच में रहता है। इसके जो फॉर्म जो है वो भरने की जो प्रक्रिया जो है वो आपकी समाप्त हो चुकी है। अभी संशोधन होने की जो प्रक्रिया वो आपकी चल रही है। फॉर्म कितने भरे गए, क्या वेटेज रहता है, मतलब किन लोगों ने फॉर्म भरा और किन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, उसके लिए मैं एक अलग से आपका एक सेपरेट वीडियो बना देने वाला हूं। आइएगा, आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी की चर्चा, जिसमें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी की चर्चा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि जो सामान्य जो आपका हिंदी है, उस सामान्य हिंदी की बात अगर करी जाए तो आपको पता होगा साथियों, टोटल जो आपका पेपर होता है वो आपका यहाँ पे 200 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं आपके 200 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। और आपको ये पता होगा सर, प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 3 अंक का होता है, यानी कि आपका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके लिए 600 मार्क्स का ये मामला जो है वो आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ, बच्चों के मन में डाउट आता है क्या सर इसमें नकारात्मक अंकन किया जाएगा क्या, तो आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका नकारात्मक अंकन जो है वो नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? नकारात्मक अंकन आपका नहीं किया जाता है। नकारात्मक अंकन बोले तो बच्चा आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सारे प्रश्न कर सकते हो, अगर आपका जो गलत हो रहा है एग्जामिनर उसको गलत कर देगा, और जो आपने 200 प्रश्नों में से सही सही किया है उसको आप क्या कर देगा, वो आपकी कॉपी को चेक कर देगा, अर्थात आपके मार्क्स उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों सामान्य हिंदी के जो आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपके बीच में होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन 200 में से 30 प्रश्न। और आपको पता है 200 में से 30 प्रश्न जब आपके बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रश्न जो आपका 3 नंबर का होता है, तो यहाँ पर आपके लिए 90 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और ये 90 मार्क्स ऐसे होते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप यहाँ पर मेरे साथ में आप यदि पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वहाँ तक आपको लेके जाया जाएगा, जिसकी बात अगर करी जाए तो आप एकदम से एक एक चीज़ को क्या करोगे, क्लियर करने वाले, एक एक चीज़ को क्लियर कर जाओगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 30 प्रश्न जो आपके बीच में यहाँ पे सामान्य हिंदी के आते हैं, उसके लिए क्या पाठ्यक्रम रहता है, कौन कौन सा बिंदु हमें पढ़ना चाहिए और कौन से बिंदु को आप ठीक है कितने प्रश्न वहाँ से आपके आ जाते हैं, उसकी चर्चा भी आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे करनी है। तो आइएगा, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपके निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, हम बात करेंगे साथियों आपके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि 30 मार्क्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो आपका होता है, उस पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। पाठ्यक्रम का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, वो तो हम पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि ठीक है भाई, अपने ये वाला जो टॉपिक है उससे इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं।
तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, वो तमाम जानकारी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहला जो टॉपिक आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, उसकी बात अगर करी जाए तो आपका पहला बिंदु होता है जो विदाउट सिलेबस टॉपिक होता है, जिसको हम वर्ण विचार या वर्णमाला के नाम से हम जानते हैं। वर्ण विचार या फिर हम इसको वर्णमाला का नाम देते हैं। सर क्यों पढ़ना ज़रूरी है वर्णमाला को? अब मान लेते हैं कि अपने जिस स्टूडियो रूम में खड़े हैं या जहाँ से मुझे आप सुन पा रहे हो, जहाँ से देख पा रहे हो, कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हमें बनाने के लिए उसके अंदर आपने ज़मीन के अंदर कुछ ईंटें, कुछ हमने पदार्थ हमने डाले होंगे ताकि ये बिल्डिंग मजबूत बन जाए। किसी भी भवन को, किसी भी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए उसकी जो नींव होती है वो आपको मजबूत लगानी पड़ती है। तो आपको पता है साथियों, हिंदी व्याकरण का यहाँ पर अहम बिंदु होता है आपका यहाँ पर वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपके वर्णमाला में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या ध्यान में रखनी होती है। वर्णमाला में आप स्वर और व्यंजन, वर्णों की संख्या, उसके बाद में आपके लिए स्वर, उसके बाद में आपके व्यंजन कौन कौन से होते हैं। फिर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर वर्ण जो आपके होते हैं उनका उच्चारण स्थान आपका कौन सा होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसमें कौन कौन से वर्ण आपके शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो आप संधि पढ़ोगे आगे चलकर, उस संधि के लिए आपका कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। कंपन के आधार पर, घोष के आधार पर या नाद के आधार पर जो आप वर्णों के जो दो भेद पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 4 चीज़ें आपके लिए सिलेबस में ये आपका नहीं आता, लेकिन इनको आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बीच में यहाँ पे रहने वाला है। चलेगा, अब यहाँ पर आपके बीच में कौन सा आ जाता है। पहला बिंदु तो आपका हो गया सर वर्णमाला। अब आ जाओ दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका संधि। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है आपका संधि प्रकरण। ठीक है, और संधि प्रकरण और चारों टॉपिक की मैं एक साथ ही बात करने वाला हूँ। और तीसरा बिंदु आता है आपका समास प्रकरण। ठीक है, तीसरा बिंदु आता है आपका समास प्रकरण आपके बीच में आ जाता है। और चौथा बिंदु आपका होता है उपसर्ग प्रकरण। क्या होता है साथियों, आपका उपसर्ग प्रकरण आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ से आपका पांचवा जो बिंदु होता है वो आपके बीच में होता है प्रत्यय प्रकरण। क्या होता है साथियों, आपका प्रत्यय प्रकरण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रत्यय प्रकरण की बात करें तो आपके लिए जो यहाँ से आपके लिए बिंदु जो आ जाते हैं, और ये तमाम जो बिंदु आपके आते हैं, इनके बात अगर करी जाए तो ये चारों जो बिंदु है आपके लिए, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, इन चारों बिंदुओं की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा संधि है, समास है, उपसर्ग है और आपका प्रत्यय। ये चारों बिंदु एक दूसरे से कनेक्टेड है। चारों बिंदु जो है वो आपके क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड बिंदु आपके बीच में रहने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों का भाषा में काम क्या है। ये व्याकरण का एक हृदय है, ये व्याकरण की आत्मा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके लिए व्याकरण की आत्मा। ठीक है, ये क्या है साथियों, आपका व्याकरण की आपकी आत्मा है। क्या है आपके बीच में, ये व्याकरण की एक आपकी आत्मा है, हृदय है। आत्मा से मतलब क्या है, इनके बगैर पूरे जो आपका हिंदी है या हिंदी व्याकरण, इनके बिना अधूरा रहता है। क्या रहता है आपका, इनके बिना व्याकरण जो है वो आपका अधूरा रहता है। और जब मामला जब आपका यहाँ पे अधूरा यहाँ से रहता है तो आप क्या करोगे, तो इनको पढ़ना जरूरी है। अब वर्णमाला क्यों पढ़नी जरूरी है, क्योंकि यदि आप संधि पढ़ रहे हो, क्योंकि संधि में क्या होता है, आपका एक परस्पर वर्णों का योग होता है। संधि में क्या होता है, आपका परस्पर वर्णों का योग होता है। और जब ये परस्पर वर्णों का जब योग आपके सामने आएगा, परस्पर वर्णों का जब योग आपके सामने आएगा तो उसमें वर्णों की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब सर ये चारों बिंदु क्या करते हैं, भाषा में शब्द संरचना की इकाई करते हैं। ये शब्द संरचना की इकाई है, अर्थात कहने का भाव ये होता है कि भाषा में जो नए शब्द आपके बनाए जाते हैं, भाषा में आपके क्या बनाए जाते हैं साथियों, नए शब्द आपके बीच में बनाए जाते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है,
तो इनको क्या कहा जाता है साथियों, शब्द संरचना की इकाई के नाम से आपका यहाँ पे जाना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। अब इन चारों टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना, इन चारों टॉपिक की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना 10 से लेकर 12 प्रश्न आपके आ जाते हैं। कितने प्रश्न आएंगे आपके इन चारों टॉपिक से, 10 से लेकर 12 प्रश्न आने की संभावना क्या है, 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना जो है वो आपके बीच में यहाँ पे रहती है, 10 से 12 प्रश्न। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये व्याकरण का बहुत अच्छा खासा आधार है। अगर आप ये 12 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट कर जाते हो तो आपकी अच्छी खासी व्याकरण हो जाती है, क्योंकि जब आपको संधि आती है, जब आपको समास, उपसर्ग और प्रत्यय आता है तो आपकी शब्द शुद्धि एकदम से बढ़िया हो जाती है। तो शब्द शुद्धि जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पर यही गलतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। कहीं पर संधि की गलती है, कहीं पर प्रत्यय की गलती है, कहीं पर आपको उपसर्ग की गलती दिखाई देती है। इसलिए बच्चा आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ठीक है, हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो उसको आप अच्छे लेवल से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, मजबूत तरीके से पढ़िएगा, ताकि आपके लिए कभी भी दिक्कत न आए। तो अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। कम समय में हम कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। कम समय में हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन करेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपके बीच में यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद का मामला, चलो अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये लो जी आपका नेक्स्ट पेज, 4 नंबर आपका टॉपिक हो चुका है। अब आ जाओ 5वां बिंदु आपके बीच में, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद में एक टॉपिक आता है सर वाक्य, और टॉपिक आता है आपका वाक्य और विचार। यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों वाक्य और विचार, यानी कि वाक्य पर विचार आपको करना है। ये जो टॉपिक आपके बीच में आ जाता है बहुत ही शानदार टॉपिक है, और यहाँ से आपके 3 प्रश्न आपके आते हैं। क्या आते हैं साथियों, आपके 3 प्रश्न आते हैं। कौन कौन से 3 प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप इनकी बात यहाँ पर करते हो तो आपको पता है सर, सबसे पहली बात आपको ये जाननी होती है कि सर इसमें वाक्य के जो अंग है, वाक्य के अंग जो है वो आपके कितने होते हैं, वाक्य के अंग जो है वो आपके कितने होते हैं, ये आपको जानना होगा। और आपको पता है सर आपका वाक्य के जो अंग है वो आपके 2 होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो आपको क्या उद्देश्य और विधेय के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है। क्या आता है साथियों, वाक्य का विधेय और वाक्य का जो उद्देश्य होता है वहाँ से आपके लिए एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है साथियों, यहाँ पर आपके वाक्य के जो प्रकार आपके बीच में होते हैं। क्या साथियों, वाक्य के प्रकार। और वाक्य के प्रकार भी आपके 2 प्रकार के, एक तो रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। एक वाक्य का जो प्रकार आपके बीच में आ जाता है, पहला तो आता है आपका रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को आप याद कर लेना, इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा प्रकार हम देखेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा वाक्य के प्रकार आपके रचना के आधार पर, और उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है साथियों, और वो याद कौन सी रखनी है, अर्थ के आधार पर। क्या होते हैं आपके, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है वाक्य वाला, 3 जो प्रश्न आएंगे, तीनों लेवल है, यहाँ से तीनों जगह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जगह, दूसरी जगह, दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। 3 नंबर आपके श्योरली आने वाले हैं, 3 प्रश्न आपके यहाँ से श्योर आने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये वाला आपका। उसके बाद में आपका आता है अगला बिंदु, यानी कि 6 नंबर से। छठा बिंदु आपका आता है सर विलोम शब्द। छठा बिंदु आता है आपका विलोम शब्द आता है आपका, और उसके साथ में आपका आ जाता है पर्यायवाची। क्या आ जाता है आपका, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपके बीच में आ जाता है। और उसके बाद में आपका शब्द युग्म आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाएगा साथियों, शब्द युग्म आपके आ जाते हैं, यहाँ पर आपको याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 9 नंबर पर आ जाता है आपका एकल शब्द आपके बीच में आ जाता है, ठीक है साथियों। एकल शब्द की बात करी जाए तो ये भी 4 बिंदु जो आपके होते हैं, ये 4 आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, इन 4 से आपके 10 एक प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। इन 4 टॉपिक से आपके क्या बनेंगे,
10 प्रश्न आपके यहाँ से आपके लगभग आते हैं। यहाँ से भी आपके 10 प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाते हैं। 10 प्रश्नों को आपको इनको भी हल करना होगा, तो ये आपके 10 प्रश्न ये हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं। चलो, अब यहाँ पर आपका 10वां जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है, और इस 10वें बिंदु की बात अगर करूँ तो आपका आ जाता है सर, एक तो आता है शब्द शुद्धि, सर अगला आता है आपका वाक्य शुद्धि। और जब वाक्य शुद्धि की बात यहाँ पर करेंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर, वाक्य जो शुद्धि आपकी होती है, वाक्य शुद्धि और इनकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए यहाँ से आपके 4 प्रश्न के लगभग आपके आते हैं, 4 प्रश्न लगभग आपके आते हैं। अब अंतिम रूप से आपके 2 टॉपिक और बचते हैं। अंतिम रूप से आपका यहाँ पर 12वां टॉपिक यहाँ पर आपके बीच में आ जाता है सर, लोकोक्ति और मुहावरे, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है सर, लोकोक्ति एवं मुहावरे। अब यहाँ पर आपके लिए लोकोक्ति और मुहावरे जो है उनके भी अगर बात करी जाए तो अच्छे खासे प्रश्न आपके बीच में आ जाते हैं। लगभग 4 प्रश्नों का वेटेज आपके बीच में यहाँ पे रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लगभग 4 प्रश्नों का वेटेज रहने वाला है। अब देखो, हमने जाना था संधि से जो आपके प्रश्न आते थे 10 से वो 12 प्रश्न हमने जाने थे। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना था कि सर आपके लिए जो पिछले पेज पर आपके बीच में हमने लिखा था, पिछले पेज पर आपके सामने हमने लिखा था, यहाँ से आपके 3 प्रश्न आ जाते हैं और यहाँ पे 10 प्रश्न आपके बीच में आ जाते हैं। तो 3 और 10 की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न और उसके बाद में 10 प्रश्न और फिर आपके लिए 4 प्रश्न और फिर आपके लिए 4 प्रश्न। अब ये क्या है साथियों? अंदाजन है। ठीक है, ये क्या है आपका? अंदाजन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लिखे गए। अब अगर हम टोटल करेंगे 10 3 13 23 और आपका 31 प्रश्न। अब यहाँ पर आपके 31 न आकर आपके कितने आएंगे? 30 प्रश्न। कहीं से एक कम कर देगा, कहीं से एक ज़्यादा कर देगा, इधर एक कम कर देगा, इधर ज़्यादा कर देगा, इधर कम कर देगा। तो ये 30 प्रश्नों का एक वेटेज रहता है। अब सर 30 प्रश्नों के लिए हम अब इनका MCQs लगाएं अभी थ्योरी पढ़ें? देखो, थ्योरी तो आपने थोड़ी बहुत, हम जब MCQs करेंगे तो इस MCQs के साथ में हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? थ्योरी पढ़ाएंगे। अर्थात हम एक प्रश्न के ऊपर उस गहराई तक जाएंगे, उस लेवल तक हम जाएंगे ताकि आपका प्रश्न आने वाली परीक्षा में गलत न हो। ये तो हो गया आपका। अब जब हम यहाँ पर अपने बात करेंगे, ये तो हो गया आपके सामने क्या, आपका जो सिलेबस जो है वो आपके बीच में आ गया। और उसके साथ साथ में अब इनको कैसे करेंगे अभी तैयारी? ठीक है, कैसे करेंगे अब? ठीक है, कैसे करेंगे कम समय में तैयारी? कैसे करेंगे कम समय में तैयारी? अर्थात अब मैं हिंदी की बात अगर करूं तो मैं अगर बात करूं तो आपके लिए कम समय में आपकी कैसे करी जाएगी तैयारी? यानी कि अब समय जो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल मंथ में, तो आगे चलकर 20 दिन वो है और 20 दिन मान लो ये है, 40 दिनों की या 42 दिनों में हम कैसे पढ़ेंगे? तो आपको पता चल गया कि सर हमारे पास सिलेबस के 10-12 टॉपिक हैं और 10 से 12 टॉपिक जो आपके बीच में आ जाते हैं, उन टॉपिक्स को हमारे साथ MCQs पढ़ोगे और आपका जो पीछे स्कूलिंग टाइम में जो आपने पढ़ रखा है, उसी स्कूलिंग टाइम का जो आपने पढ़ रखा है, उसी स्कूलिंग टाइम के साथ में आप उसको मैच करोगे, एडजस्ट करोगे, आपका पूर्व जो ज्ञान है उसके साथ में आप कनेक्ट करके इन चीज़ों को पढ़ोगे। तो हम क्या करेंगे? प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे? हम प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे? व्याख्या समझेंगे। ठीक है, अपने क्या करेंगे साथियों? प्रश्नों के माध्यम से हम व्याख्या समझेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, जब हम इनके प्रश्न पढ़ेंगे तो उसी प्रश्न के माध्यम से व्याख्या पढ़ेंगे। और जो आपके जो विकल्प होते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे? जो आपके लिए विकल्प आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और विकल्पों के द्वारा, ठीक है, विकल्पों के द्वारा आपको क्या करना है? ठीक है, उनका अच्छा सा, ठीक है, आपको क्या करना है? विकल्पों के द्वारा बेहतरीन आपको, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है, समझना है। विकल्पों के द्वारा आपको क्या करना है? बेहतरीन आपको समझना होगा। ठीक है, विकल्पों के द्वारा आपको बेहतरीन समझना है। ठीक है, ये तो होगी बात आपके लिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये बता दूं कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में हम MCQs लगाने वाले हैं, साथ ही साथ में हम छोटे छोटे फैक्चुअल वीडियो भी आपके लिए यहाँ पे देने वाले हैं कि देखो
आपके 2 मिनट में 3 मिनट में आपका वाक्य के उद्देश्य को हम समझते हैं, 2 मिनट में वाक्य के विधेय को हम समझते हैं, 2 मिनट में वाक्य की जो रचना के आधार पर जो प्रकार होते हैं उनको हम समझते हैं, 2 मिनट में हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फैक्चुअल वीडियो भी आपके बीच में छोटे छोटे आपके लिए आते रहेंगे और हम इस प्रकार से इनको हम पढ़ने वाले हैं। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देता हूँ, राजस्थान मिशन ज्ञान टीम के साथ में आपको पढ़कर इतना सुकून मिलने वाला है, हर वर्ष की भांति आपको सुकून मिलने वाला है। टॉपर आपका यहीं से निकलने वाला है, क्योंकि हम जब तैयारी करवाते हैं तो वो शिद्दत से करवाते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आज क्या हो गया, कल होगी या नहीं होगी। जब शुरुआत हो गई है तो जब कहते हैं ना कि जब आगाज़ बेहतरीन होता है तो वो अंजाम तक चलता रहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिसाब भरी ज़िंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है, कि हिसाब भरी ज़िंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है। और अब है परीक्षा का समय, अब है परीक्षा का समय। थोड़ा सा मिशन ज्ञान से दिल लगाकर पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, मिशन ज्ञान से दिल लगाकर पढ़ लिया जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर आपका हिंदी के साथ साथ में, ये तो मैंने हिंदी की बात बताई और मैंने ये बताया कि जब आप हमारे साथ में पढ़ोगे तो मेरी जो हिंदी के जो आपके प्रश्न जो है, अब उस 30 प्रश्नों में से आपके क्या रणनीति रहेगी कि आप कितने हमको सही करवा पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे साथ आप रहोगे 25 तो आपके सही होंगे ही होंगे। उसके बाद में थोड़ा सा अपने मजबूत इरादों के साथ उतरोगे ना, ठीक है, 28% भी बच्चों ने सही किए हैं, 27 भी सही किए हैं और बहुत सारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिसने 30/30 जो है वो आपके हिंदी में सही कर कर अपना लोहा मनवाया है और राजस्थान में उन्होंने रैंक प्राप्त करी है BSTC में। वो सपना, वो जुनून आपको भी पैदा करना है, ठीक है। इसी जुनून के साथ में आपके साथ में रूबरू होने वाले हैं, मिलने वाले हैं MCQs के साथ में। और ऐसे छोटे छोटे आपके लिए ये ऊर्जावान सेशन जो है मैं आपके बीच में लेकर आया करूँगा हमेशा ही। बस आप लोगों का तो इतना सहयोग रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है, आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है और उनको बोलना है भैया अब आपके लिए एक टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस टाइम टेबल पर ये जो टीचर्स है वो आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। अंत में ये कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या आप लोगों का मुसाफिर बन जाऊँगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।